सच बोलो, कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुम्हारी जिंदगी का बोझ तुमसे ज्यादा तुम्हारे आसपास के लोग उठा रहे हैं? कभी लगा है कि तुम्हारा रहना किसी को तकलीफ दे रहा है और तुम्हारा जाना शायद उनकी लाइफ आसान कर दे? कभी ये भी सोचा है कि शायद दुनिया तुम्हारे बिना बेटर चल सकती हो? अ साइलेंट वॉइस में शोको और शोया दोनों यही सोच रखते थे। दोनों एक ही किनारे पर खड़े थे, लेकिन उनके दर्द एक जैसे नहीं थे, उनकी वजह भी एक जैसी नहीं थी। अगर तुम इन थॉट्स को पहचानते हो तो शायद ये वीडियो तुम्हारे लिए ज़रूरी है। लेकिन ये थॉट्स हवा में पैदा नहीं होते, इनके पीछे एक कहानी होती है, एक दर्द होता है जो सालों तक चुप रहता है और फिर एक दिन बिल्कुल बिना आवाज़ के टूट जाता है। शोको के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बचपन से वो दुनिया को एक अजीब नज़रिए से देख रही थी, ऐसा नज़रिया जहाँ हर गलती, हर तकलीफ, हर प्रॉब्लम का एक ही जवाब था, ये मेरी वजह से हुआ है। वो लोगों को कभी परेशान नहीं करना चाहती थी, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो हमेशा स्माइल करती रही, हमेशा सॉरी का साइन करती रही, जब तक कि एक दिन उसका पूरा एग्जिस्टेंस उसे बोझ जैसा लगने लगा। और जब कोई अपने जीने को बोझ समझने लगे, तब जिंदगी चॉइस नहीं लगती, तब जिंदगी जिम्मेदारी बन जाती है। शोको के लिए सुसाइड एक इम्पल्सिव मूवमेंट नहीं था, वो एक साइलेंट कंक्लूजन था, एक ऐसा डिसीजन जो सालों के गिल्ट, रिजेक्शन और सेल्फ ब्लेम ने धीरे धीरे से उसके अंदर लिख दिया था। इसीलिए जब वो बैल्कनी पर खड़ी थी, वो जिंदगी से भाग नहीं रही थी, वो सिर्फ ये सोच रही थी कि शायद एक बार के लिए अगर वो खुद को मिटा दे तो शायद दुनिया थोड़ी सी हल्की सांस ले पाएगी। लेकिन शोको के दर्द को समझने के लिए हमें एक और कहानी याद करनी पड़ती है, एक कहानी जो इस फिल्म ने हमें शुरुआत में ही दिखा दी थी। अ साइलेंट वॉइस की ओपनिंग किसी क्यूट या वार्म मोमेंट से नहीं शुरू होती, ये शुरू होती है शोया के सुसाइड अटेम्प्ट से। शोया सबसे पहले अपनी जॉब क्विट कर देता है, अपना सारा सामान बेच देता है, अपना बैंक अकाउंट एम्प्टी कर देता है, सारे पैसे अपने मम्मी को लौटा देता है और अपने कैलेंडर में अप्रैल के बाद के सारे महीने के पेजेस फाड़ देता है, जैसे वो अपनी ज़िंदगी के साल, महीने, दिन सबको इरेज कर रहा हो। इसके बाद शोया सीधा ब्रिज पर जाता है, वहाँ जहाँ से वो बिना किसी को डिस्टर्ब किए, बिना आवाज़ के अपने आप को ख़त्म कर सकता है। पर उस दिन कुछ टीनेजर्स फायर क्रैकर्स फोड़ रहे थे, उनकी आवाज़, उनकी हंसी उसके प्लान का रिदम तोड़ देती है और वो जंप नहीं करता। शोको गिल्ट से भाग रही थी, पर शोया अपने आप से भाग रहा था। शोको सोचती थी मैं सबके लिए प्रॉब्लम हूँ, शोया सोचता था मैं इस दुनिया के लायक ही नहीं हूँ। उसके लिए सुसाइड एक डिसीजन नहीं था, वो एक पनिशमेंट थी जो वो अपने आप को सालों की बुलिंग और आइसोलेशन का बदला समझकर दे रहा था। शोया का मोटिव एक्सटर्नल था, सब मुझसे नफरत करते हैं। शोको का मोटिव इंटरनल था, मैं सबको दर्द देती हूँ और मुझे इसीलिए अपने आप से नफरत है। और ये दोनों मोटिव्स में सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन सा है? इंटरनल सेल्फ हेटेड, क्योंकि ये तुम्हें ये झूठ पर यकीन दिला देता है कि तुम्हारी मौत किसी और के लिए एहसान है। इसीलिए शोको बिना सोचे समझे कूद जाती है और शोया लास्ट मोमेंट पर रुक जाता है। बैल्कनी सीन के बाद उनके आंख पूरी तरह से उलट जाते हैं, यही इस फिल्म की ब्रिलियंस है। बैल्कनी पर शोया खुद के लिए नहीं दौड़ता, वो शोको के लिए दौड़ता है, अपने दर्द को पीछे छोड़कर, अपनी सारे गिल्ट को छुपाकर, सिर्फ उसे जिंदा रखने के लिए। वो उस मोमेंट में सोचता भी नहीं, वो बस दौड़ता है, चिल्लाता है, हाथ बढ़ाता है। और वो जब उसे बचाते हुए रिवर में गिर जाता है, ये फॉल पनिशमेंट नहीं, ये शोया का रिडेम्पशन बन जाता है। शोया पानी को हिट करता है। अगर तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ ड्रामा के लिए ऐड किया गया मोमेंट था, तो फिर एक बार दोबारा देखो। सिनेमा में पानी सिर्फ एलिमेंट नहीं होता, पानी पुनर्जन्म होता है, डेथ और रेजरेक्शन का मिलन होता है। तुम जानते हो शोया हर इंसान के चेहरे पर एक एक्स देखते हुए चलता है। वो एक्स एक सेंटेंस था, मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ। पर बैल्कनी पर शोको को बचाते वक्त जब वो खुद गिर जाता है, वो लड़का जो सालों से गिल्ट में घुटता रहा, जो अपने आप को माफ़ नहीं कर पाया, जो रोज़ सुबह उठकर अपने एग्जिस्टेंस को पनिशमेंट महसूस करता था, वो इस फॉल के साथ मर जाता है। पानी में डूबता हुआ शोया अपना वो वर्जन डुबा देता है जो शेम, गिल्ट और सेल्फ हेट्रेड पर बना हुआ था। और जब वो दोबारा ऊपर आता है, वो एक नया शोया होता है, जिसे पहली बार कनेक्शन की वैल्यू समझ आती है। उसके लिए ये फॉल नहीं, ये फ्रीडम है, गिल्ट के कैद खाने से आज़ादी। जब शोया पानी में गिरता है, मूवी सिर्फ उसे खतरे में नहीं डालती, फिल्म इस मोमेंट को एक और नज़रिए से तोड़ती है। शोको के सारी जिंदगी शोको ने अपने एग्जिस्टेंस को ब्लेम किया, बुलिंग के लिए, अपने डेफनेस के केओस के लिए, अपने फैमिली के स्ट्रेस के लिए, शोया के ट्रॉमा के लिए। उसका वर्ल्ड व्यू बिल्कुल सीधा साधा था, सब लोग मेरे बिना बेटर हैं। लेकिन जब शोया गिरता है, वो पल शोको को एक नया सच दिखाता है। कोई अपनी जान रिस्क करता ही नहीं अगर सामने वाला सिर्फ एक बर्डन हो। वो फॉल शोको के सालों पुराने झूठ को तोड़ता है। उस मोमेंट में शोको पहली बार महसूस करती है
मैं उसे लूज नहीं कर सकती। ये उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। वो जिंदगी अब इसीलिए चूज करती है क्योंकि वो देख सकती है कोई उसकी होने की परवाह करता है। शोको का फॉल उसके लिए एक नया ट्रुथ लाता है, तुम बोझ नहीं हो, तुम कोई हो जिसे बचाने लायक समझा गया। ये सीन इसीलिए काम करता है, एक को जीने का रीजन मिलता है, दूसरे को माफ होने का। एक गिल्ट से बाहर आता है, दूसरी साइलेंस से। फिल्म की शुरुआत में शोया एक ब्रिज पर खड़ा होता है खुद को खत्म करने के लिए। क्लाइमैक्स में शोको बालकनी पर खड़ी होती है खुद को खत्म करने के लिए। शुरुआत में शोया को जीने का कोई रीजन नहीं दिखता, क्लाइमैक्स में शोको ही उसका रीजन बन जाती है। शुरुआत में शोको सोचती है कि उसका होना लोगों को सिर्फ दर्द देता है, क्लाइमैक्स में शोया उसे प्रूव करता है कि उसका होना किसी के लिए जरूरी है। उनके सुसाइड अटेम्प्ट्स ट्रेजेडीज नहीं थे, वो एक दूसरे के दर्द का रिफ्लेक्शन थे। और वो बालकनी सीन वो मोमेंट है जहां दोनों के रिफ्लेक्शन टूट जाते हैं और दोनों एक नई जिंदगी देखना शुरू करते हैं। और अगर तुम अभी भी सोचते हो कि तुम्हारे होने से लोगों को बोझ महसूस होता है या शायद दुनिया तुम्हारे बिना बेटर चल सकती है, तो शोया और शोको की ये कहानी एक सिंपल बात कह जाती है, तुम जितना सोचते हो तुम उससे ज़्यादा मैटर करते हो। किसी के लिए तुम रहने लायक हो, किसी के लिए तुम रीज़न टू लिव हो।